हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इंडियन जियोग्राफी भाग का चौथा भाग हम करने वाले हैं, जिसमें हम मानसून, रेनफॉल, फॉरेस्ट एवं फॉरेस्ट्री को हम अध्ययन करेंगे। यानी मानसून, वर्षा, वन एवं वनावरण, ये इन्हीं पार्ट का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। आप जानते हैं कि पर डे शाम को 7 बजे हमारे इसी चैनल पर वीडियो आपको मिलती है, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उसी पार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं एक जगह पर कलेक्शन तरीके से आपको प्रैक्टिस कराता हूं और इससे इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होती हैं फैक्चुअल, वो भी हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करते हैं। यानी आपको वही चीज़ें अध्ययन कराई जाती हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि हमारे इन एग्जाम्स में जो है आयोग के द्वारा जो क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा रखे जाते हैं, इसलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ जो भी और अन्य जो संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो मैं सॉल्व करता हूँ, जो बोलता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, उसकी पूरी PDF मिल जाए, जिससे आपको रिवीजन करने में ज़्यादा आपका समय ना बर्बाद हो, तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। और एक छोटी सी फीस मैंने रखा है, इस फीस को पे करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है PDF या वीडियो समाप्त होने के बाद मिल जाती है और उस PDF को के माध्यम से आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आज हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? 4 विकल्प हैं इसके। मानसून की वापसी, दूसरा है चक्रवाती अवदाब, तीसरा है पश्चिमी विक्षोभ और चौथा है दक्षिण पश्चिम मानसून। जी हाँ, तो इसका जो सही विकल्प है वह क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। जी हाँ, ये आपका पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पश्चिमी जो विक्षोभ है वो पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होकर के पूरब की ओर आगे बढ़ते हैं। ये पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों तक पहुंचते हैं। ठीक है, और रास्ते में ये कैस्पियन सागर व ईरान की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हैं, यानी नमी ग्रहण करते हैं। ठीक है, और पश्चिमी जेट प्रवाह इन्हें जो है भारत की ओर उन्मुख करने में मदद करता है। कौन मदद करता है? पश्चिमी जेट प्रवाह। ठीक है, इनसे शीतकाल यानी दिसंबर से लेकर के फरवरी के मध्य में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी भारत के मैदानों में वर्षा करने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, यह जो वर्षा होती है और रबी फसल के लिए बहुत लाभकारी होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए इनकी मात्रा घटती जाती है, क्योंकि जितनी बारिश होती जाती है उसके बाद मतलब उसकी जो तीव्रता होती है, जो उसका प्रभाव होता है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? साथियों, आप जानते हैं कि GS का जो पार्ट है आपके जो सिलेबस में समाहित, तो बहुत बड़ा है। ठीक है, आप पूरे सिलेबस को अगर पढ़ने बैठेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रभावित होगा। इसलिए आप अपने GS के लिए मात्र 1 घंटे का समय दें और वो भी स्मार्टली पढ़ें। ठीक है, आपका टारगेट 30 नहीं होना चाहिए, 20-22 के आसपास का टारगेट रखें। जिस तरीके से मैं अध्ययन करा रहा हूँ, आप पर डे आप जो है वीडियोज़ को देखें और एक काम और करें कि इग्नोर ना करें कि कल मैं देख लूँगा, परसों देख लूँगा या PDF से हम बाद में रिवीजन कर लेंगे। आपको अपना समय बचाना है, कीमती समय है, इंपॉर्टेंट समय है। आप इस दौरान मेहनत करके अपनी आप सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है, देखें जो है आम की बौछार कहाँ? केरल में। आपको यहाँ पर बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो आम की बौछार केरल में, आम जिसे आम्र वर्षा कहते हैं, काल वैसाखी राजस्थान में, लू हरियाणा में और मंजरी बौछारें कर्नाटक में। यानी यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है यानी काल वैसाखी, ये काल वैसाखी राजस्थान में नहीं होती है, बल्कि कहाँ होती है आपको उसको बताना है, ये बंगाल में होती है। ठीक है, वैसाखी से आप बंगाल याद रख सकते हैं, जैसा हमने याद किया है। ठीक है, तो आम का बौछार वो केरल में होता है। ठीक है, और काल वैसाखी कहाँ होती है? बंगाल में। और लू कहाँ पर होती है? हरियाणा में। और मंजरी बौछारें कर्नाटक में होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते भैया अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? ठीक है, 4 विकल्प है। दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा और उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। जी हाँ, आपको इसमें सही विकल्प बताना है किसके द्वारा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। ठीक है, भारत में मानसून की उत्पत्ति जो है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। ठीक है, इसे ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह भी कहा जाता है। ठीक है, और शीतकालीन मानसून प्रवाह की दिशा जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले कहाँ पर होता है? जो तटीय राज्य हमारा है केरल, वहाँ पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा, ठीक है, कहाँ होती है? 4 विकल्प है, कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई और दिल्ली। यानी यहाँ पर आपको बताना है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है।
तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी यानी चेन्नई। ठीक है, आपको देखना चाहिए यहाँ पर चेन्नई विकल्प आपका सही होगा। दक्षिण और उसके बाद चेन्नई को अधिकतर वर्षा अक्टूबर से दिसंबर में उत्तर पूर्वी मानसून से मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है? उत्तर पूर्वी मानसून से अक्टूबर और दिसंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लेते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा आपको ध्यान देना है। 4 विकल्प, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में, केरल में और जम्मू कश्मीर में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। इसमें सही विकल्प है सी। कौन सा? सी विकल्प यानी केरल में। ठीक है, केरल में जो है जब ये प्रश्न पूछा गया था 2016 में, उस दौरान जो है राज्यों की जो औसत वार्षिक वर्षा केरल में 3606.3 मिलीमीटर, ठीक है, सर्वाधिक थी। और सिक्किम जो दूसरे यहाँ पर है इसमें कितनी थी? 3043.3 मिलीमीटर। और अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर 2083.8 मिलीमीटर और जम्मू कश्मीर में 894.7 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर हुई? केरल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जो है जल चक्र पर और तापक्रम पर। हमने कल ही जो है ग्रुप में ये चीज़ मेंशन कर दिया था कि हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, यानी जो वीडियो आपको मिलेगी इस टॉपिक पर मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपने उसका अध्ययन किया होगा और यहाँ पर प्रैक्टिस के माध्यम से ज़्यादा आप क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और डेली का काम डेली पर जो है ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, उसको पोस्टपोन मत करिए। पोस्टपोन करेंगे तो समझ लीजिए अपने लिए आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इस तरीके की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ना किया हो तो सब कर लीजिएगा भैया। यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है जल चक्र पर। जी हाँ, आप जो है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? जल चक्र पर। ठीक है, वर्षा एक प्रकार का संघनन है। वर्षा की मात्रा मुख्यतः जो है खास करके वायुमंडल में नमी यानी ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। और वर्षा के जो प्रकार होते हैं 3 प्रकार हैं। पहला है संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। इन माध्यमों से वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर शुष्कता दशा संदर्भित है किससे? 4 विकल्प है। निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, अति उच्च ताप से। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी यानी निम्न आर्द्रता से। ठीक है, यानी शुष्कता दशा जो है संदर्भित करता है निम्न आर्द्रता से। ठीक, तो शुष्कता दशा स्थिति निम्न आर्द्रता यानी लो ह्यूमिडिटी के कारण होती है। वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। क्या मापन होता है इसका? हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? 4 विकल्प है। अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना, तेजपुर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका नीचे जो कूट दिया गया उसके कारण कौन सा विकल्प सही है। इसमें केवल 1 तथा 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4। तो इसमें क्या सही है आपको बताना है। इसमें सही है भैया डी यानी 2 और 4 में, यानी कोच्चि और तेजपुर में। जी हाँ, तो ये आपका सही। कोच्चि जो है केरल में है और दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रथम आगमन स्थल है यहीं पर। ठीक है, और तेजपुर असम में है, यहाँ पर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। अतः अगर हम कहें तो यहाँ जो है आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। ठीक है, इन्हीं स्थानों पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था? 4 विकल्प है। एच.जी. चैंपियन, के.वी. सुंदरम, बी.एन. सुखवाल, एल.डी. स्टाफ। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वह है जो है एच.जी. चैंपियन। सर हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत और बर्मा के वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया और 1936 में इन्होंने एक प्रारंभिक वर्गीकरण प्रकाशित भी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लेते हैं भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागवन का वन पाया जाता है? तो 4 विकल्प है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक। सागवन एक प्रकार की अच्छी लकड़ी होती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा, जिसे टीक बोलते हैं इंग्लिश में, भारत में सागवन जो है का जो सर्वाधिक वन है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है ये मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? मध्य प्रदेश। भारत में जो सागवन यानी टीक के वन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन होते हैं। इनको किस वनों में गिना जाता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन। ठीक है, ऐसे वनों में साल, सागवन, शीशम,
चंदन, आम, खासू आदि प्रमुख वृक्ष हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। कभी विकल्प पूछा जा सकता है कि इनमें से उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कौन नहीं है या कौन है। तो आप अगर विकल्प में साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, आखू, साखू ये सब हैं, तो उनमें से आप ये समझ लें कि ये जो मैंने अभी वनों जो पेड़ों का नाम बताया ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन हैं। ठीक है, आगे बढ़ें भैया अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है भारत में अति संघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है कौन? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। 4 विकल्प है, इनमें से एक आपको बताना है सही कौन सा है। पहला है यहाँ पर सही अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अति सघन वनों का जो क्षेत्रफल है उसमें जो है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो 21,058, जहाँ पर सब जो है 21,058 जो कि सर्वाधिक है। और उसके बाद महाराष्ट्र 8,734 है, 8,734 है। ठीक है, और ये 2021 के अनुसार की बात हो रही है। और जो है उसके बाद उड़ीसा में 7213 है और मध्य प्रदेश में 6665 यानी 6,665। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसको क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस सेट के दौरान करा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प है 1979, 1982, 1984, 1986। तो इसका सही विकल्प है सी यानी 1984। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत है। स्थापना की जो सिफारिश है MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले समूह ने किया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम जो हरियाणा में है वहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? 4 विकल्प है राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। तो यह भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको लगने लगेगा हाँ ये मैंने किया है, मतलब एक समय आपको कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आज के काम को आज ही करें, कल के लिए बिल्कुल भी ना टालें, डेली प्रैक्टिस करते रहें। आप एक दिन देखेंगे एग्जाम में जाने से पहले आपके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज होगा आपको GS का। ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प है, चारों विकल्पों में से क्या सही है आपको बताना है। तो इसमें सही है आपका B यानी राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन। ये जो है आपका राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों के अनुरूप हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान जो है वन का संवर्ग नहीं, बाकी ये तीनों वन का संवर्ग हैं। ठीक है, आगे बढ़े भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? जनजातीय जिलों की बात हो रही है, यहाँ पर सबसे अधिक है। 4 विकल्प है भैया, यहाँ पर है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। तो इसमें जो दिया हुआ है ये आप देख लें, पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 के में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर है ये विकल्प सही है यानी नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2019 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा नागालैंड में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे विकल्प के तौर पर देख लें, नागालैंड में 11 जिले थे उस समय और मणिपुर में 9, मिजोरम में 8, मेघालय में 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है नागालैंड। आगे बढ़े भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है एक निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? कि मतलब ये जो ज़मीन है यानी जगह है भौगोलिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 70% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान है। 4 विकल्प मालदीव है, नेपाल है, भूटान है और अफगानिस्तान है। तो इसमें से जो है कौन सा देश ऐसा है आपको बताना है। तो यहाँ पर है C विकल्प सही है यानी भूटान। ठीक है, तो भूटान में जो है एक प्रावधान है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का जो है प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है तथा भूटान की अर्थव्यवस्था भारत पर आधारित है। ठीक है भैया, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है निम्न में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो 4 विकल्प है कुंडापुर, होनावार, मालपे और कोरिंगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर D, जी हाँ कोरिंगा। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कोरंगा जो है मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है और
यह भारत में सुंदरबन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। मैंग्रोव ऐसे क्षेत्र होते हैं जो खारे अथवा अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं। कहाँ पर विकसित होते हैं? खारे अथवा अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर का है और वृद्धि वाले शीर्ष राज्य जिसमें सबसे अधिक है उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है? तो पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, झारखंड और मालाबार तट। तो इसका जो सही विकल्प है वह है मालाबार तट। ठीक है, तो मालाबार तट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। ठीक है, और भारत में ये वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी भारत व दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। जो है वृक्ष वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और प्रमुख प्रजातियाँ इसमें जो वृक्षों की होती है वो रोजवुड, महोगनी, एनोबी और एनी, कटहल, सुपारी, ये सब जो है यहाँ पर प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है चेरापूंजी, आइजोल, इम्फाल, मार्शियन राम। तो देखते ही सब लोग बता देंगे इसको, सबसे फेमस है मार्शियन राम। ठीक है, तो यहाँ पर मार्शियन राम चूँकि ये मेघालय में जो है स्थित है, सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, यह शिलांग से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे पृथ्वी का सबसे नम स्थान माना जाता है। पूर्व में यह रिकॉर्ड चेरापूंजी के नाम था, अब वर्तमान में इनके पास है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? पहला है कोरोमंडल तट पर लौटती मानसून से वर्षा होती है। दूसरा है भारतीय मानसून एल नीनो के प्रबल होने पर प्रबल होती है। और तीसरा है भारतीय मानसून ला नीनो के समय प्रबल होती है। और चौथा है पंचनगी पठार पर न्यून वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? वो है बी। जी हाँ, भारतीय मानसून जो है एल नीनो के प्रबल होने पर प्रबल होती है, यानी यह सही नहीं है। बाकी सारे विकल्प आपके जो सही हैं, बाकी सारे तीनों जो हैं वो जो कथन कह रहे हैं वो सही है। एल नीनो धारा पीरू तट के पास प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रवेश करती है। यह भारतीय ग्रीष्मकालिक मानसून को कमजोर करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है तड़ित झंझावात संबंधित है किससे? तड़ित झंझावात कपासी बादलों से, कपासी वर्षा बादलों से, पक्षाव बादलों से और स्तरीय बादलों से। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है, वो है भैया बी, यानी कपासी वर्षा बादलों से। ठीक है, तो यहाँ पर कपासी वर्षा बादल अत्यधिक गहरे व ऊंचे होते हैं। इन बादलों से तड़ित झंझा, गरज, वर्षा व कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है। ठीक है, इन्हें गर्जन मेघ भी कहा जाता है। किसे? तड़ित झंझावात को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। दूसरा है वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो इसका जो सही विकल्प है आपको बताने हैं। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो ए सही है, यानी जो ये वाला ऑप्शन है, यानी कथन ए है। ये और आर दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लेते हैं अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कोणधारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाना वनस्थली में, विषुवतीय वनों में। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। यहाँ पर सही विकल्प है डी, यानी अधिपादप जो है विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय वनों में। ठीक है, अधिपादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते हैं। ठीक है, वे वृक्षों के तनों, शाखाओं, दरारों, छाल आदि पर उग जाते हैं। अब जी हाँ, अपनी जड़ें चिपका कर रखते हैं और वृक्षों के विशेषकर पुराने भाग पर अधिक अधिपादप पाए जाते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे किस प्रकार के पेड़ ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? सदाबहार फल वृक्ष है कौन? यहाँ पर चार विकल्प है, सेब, बादाम, आड़ू और लोकाट। ठीक है, तो यहाँ पर लोकाट एक खट्टा मीठा फल है, यही सही है, और यह औषध के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है और वृक्ष
मध्यमाकार और शाखा से युक्त होता है, ठीक है। और लोकार्ट के वृक्ष की लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर की होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ? पूर्वी दक्कन में, उत्तरी मैदान क्षेत्र में, पश्चिमी तट में और पूर्वी तट में। तो इसका जो सही विकल्प है पूर्वी दक्कन में। जी हाँ, वृक्षादित क्षेत्र जो है सर्वाधिक पूर्वी दक्कन में है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसमें रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? रोपण को किसमें प्रोत्साहित किया जाता है? तो 4 विकल्प है, फल उत्पादक, ईंधन उत्पादक, चारा उत्पादक, बहुउपयोगी। जी हाँ, तो यहाँ पर सही विकल्प है डी यानी बहुउपयोगी। और सामाजिक वानिकी का तात्पर्य जो है पर्यावरण, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लोगों द्वारा वृक्षारोपण करने से है, ठीक है। सामाजिक वानिकी का मतलब क्या है? पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लोगों द्वारा वृक्षारोपण करने से है। और राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 के अनुसार इसके अंतर्गत फलदार वृक्ष, ईंधन, चारा, लकड़ी एवं वनोत्पादन सम्मिलित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? तो इसमें 4 विकल्प है, साल, शीशम, सागौन और देवदार, ठीक है। तो इसमें जो है जो सही है वह है साल। कौन सा? साल, ठीक है। तो देख लें, साल वृक्ष भारत के अनेक राज्यों में विस्तृत है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, उड़ीसा, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से असम के नौगांव जिले तक, हिमाचल के निम्न ढालों तक एवं तराई क्षेत्रों में साल वनों की पट्टी फैली हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो 4 विकल्प है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, आपको बताना इन चारों कथनों में से कौन एक गलत है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है, नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है और हरियाणा भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। तो इसमें जो सही है ये है, यानी नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो ये कह रहा है ये गलत है, यानी यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये आपका जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों सही है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन क्षेत्र है और हरियाणा जो है भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, जो यहाँ पर बता रहा है कि सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य जो है भारत का, ये नागालैंड नहीं बल्कि कौन है? मिजोरम है, ठीक है। और जो है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो वनाच्छादित है वो जो है मिजोरम है, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है, ठीक है भैया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है? लगभग 8%, लगभग 10%, लगभग 12%, लगभग 14%, ठीक है भैया। इसमें जो सही विकल्प है वह है सी यानी लगभग 12%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत लगभग जो है 12% है, ठीक है। यह भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार यही है, ठीक है। अति सघन वन 3.04% होता है और मध्यम सघन वर्ष 9.33% होता है। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन और पर्वतीय वन, ठीक है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है ए यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ठीक है। तो सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के उत्पाद हैं। ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल में यही वन पाए जाते हैं, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन, ठीक है, ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। 4 विकल्प है, अधिक, कम, वैसा ही, असंबंधित, परिवर्ती। मतलब यहाँ पर कहने का यह है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कितना होता है? कम, ज़्यादा, वैसा ही होता है, ठीक है। ये आपको बताना है। इसमें सही विकल्प है बी यानी कम, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है बी यानी कम, ठीक है। पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनता के कारण ट्री लाइन की ऊंचाई पूर्वी हिमालय की अपेक्षा कम होती है और ऊंचाई के साथ वनस्पति प्रकारों में भी अंतर पाया जाता है। इस तरीके से आज का आपका ये जो है प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे चीज़ों को और तैयारी भी कर रहे होंगे, ठीक है। और जितने भी अभी तक वीडियोज़ अगर जो दिए गए हैं आपको, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो उनको ज़रूर देखिए, रेगुलर देखिए और कल के लिए बिल्कुल भी मत टालिए। और एक चीज़ और करिए कि जो आपका PDF का ग्रुप है उसमें जो भी PDFs आपको भेजी गई हैं उनको ज़रूर पढ़ करके समय समय पर आप रिवीजन करते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।